हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि डेडलॉक से हम कैसे डील कर सकते हैं या हम कहें कि हम डेडलॉक से कैसे निपट सकते हैं अगर वो हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, डेडलॉक से डील करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है, जिनमें से पहला मेथड है डेडलॉक प्रिवेंशन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यू आर प्रिवेंटिंग द डेडलॉक। इसका मतलब यू आर टेकिंग द प्रिवेंटिव स्टेप्स। इसका मतलब डेडलॉक के लिए जो 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं, हम सिस्टम को ऐसा डिजाइन करते हैं कि उनमें से कम कोई एक कभी भी सेटिस्फाई ना हो सके। तो देखिए, डेडलॉक सिर्फ तभी हो सकता है जब चारों कंडीशंस एक साथ ट्रू होंगी। लेकिन अगर हमारा सिस्टम ऐसा है जो डेडलॉक की किसी भी एक कंडीशन को फॉल्स रखे या उसको पूरा ना होने दे, तो सिस्टम में कभी भी डेडलॉक नहीं होगा। और डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स या सेट ऑफ रूल्स यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले मेथड की। तो देखिए, अगला मेथड जो है दैट इज डेडलॉक अवॉइडेंस। तो देखिए, हम डेडलॉक को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हम सिस्टम की प्रोसेसिंग इस तरह की करते हैं जिसकी वजह से सिस्टम में डेडलॉक न आए। तो इसके लिए हम बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज करते हैं और इसके साथ ही हम ये चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम हमेशा सेफ स्टेट में ही बना रहे। हम आगे इसकी भी बात करेंगे कि सेफ स्टेट क्या होती है। और जो लास्ट है, जो कि होता है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो देखिए, हम डिफरेंट मेथड्स यूज करके डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर उन्हें रिकवर भी किया जा सकता है। हालांकि ये तीनों ही मेथड इस बात की कभी गारंटी प्रोवाइड नहीं करते कि आप हर केस में डेडलॉक से बाहर आ ही जाएंगे। तो अब हम एक एक करके इन तीनों मेथड्स को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, पहला है डेडलॉक प्रिवेंशन। हमने बात की कि डेडलॉक के होने के लिए 4 कंडीशंस का होना जरूरी है। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी सिस्टम में डेडलॉक हो सकता है। जिनमें से पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड कंडीशन है होल्ड एंड वेट, थर्ड कंडीशन है नो प्रीएम्पशन और लास्ट वन इज सर्कुलर वेट। तो अगर हम इन चारों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को ट्रू ना होने दें तो हमारे सिस्टम में कभी भी डेडलॉक नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं यह काम हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। तो अगर हम सिस्टम में शेयर्ड रिसोर्सेज का यूज करें, इसका मतलब हम ऐसे रिसोर्सेज यूज करें जिन्हें एक ही समय में एक से ज्यादा प्रोसेस यूज कर सकते हैं, तो सिस्टम में डेडलॉक नहीं होगा। जैसा कि यहां इस फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, ऐसा हमेशा कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, जैसे कि प्रिंटर। अब मान लीजिए आपका कोई एक प्रोसेस कोई एक पेज प्रिंट कर रहा है। अगर आपने वो पेज पूरा प्रिंट होने से पहले ही प्रिंटर किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर दिया, तो उसी प्रिंटिंग पेज में दूसरे प्रोसेस का आउटपुट भी प्रिंट होने लग जाएगा और इस तरह से उस प्रिंटेड पेज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये जो ट्रिक है ये हर एक केस में काम नहीं करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं होल्ड एंड वेट कंडीशन की। देखिए, होल्ड एंड वेट कंडीशन की शर्त को अगर हम पूरा नहीं होने देना चाहते तो हमें ऐसा सिस्टम डिजाइन करना होगा जिसमें कि कोई भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले ही सारे रिसोर्सेज एक्वायर कर ले। इसका मतलब काम शुरू होने से पहले ही आपके पास में सारे रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हैं तो हम उसे कहते हैं होल्ड एंड वेट की कंडीशन को पूरा न होने देना, और ये डेडलॉक प्रिवेंशन का ही पार्ट है। लेकिन देखिए, अगर हम इसे एग्जांपल से समझें, मान लीजिए आपके पास एक प्रोग्राम है जिसे कि एक फाइल को रीड करना है, उसके बाद उसे उस फाइल को प्रोसेस करना है और उसके बाद उसे एंड में प्रिंटिंग के लिए भेजना है। लेकिन अगर इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम सारे ही रिसोर्सेज प्रोसेस को पहले ही दे दें तो देखिए, प्रिंटर का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटर तो सबसे एंड में यूज होने वाला है, जबकि आप उसे प्रोसेस के शुरू होते ही उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है कि इसमें जो डिवाइस का यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम हो जाता है, ये इस कंडीशन को या इस टेक्निक को फेल कर देता है। अब हम बात करते हैं नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का मतलब ये है कि हमने ऐसा पढ़ा था
कि जब डेडलॉक होता है तो वो उसी केस में होता है कि जब हम फोर्सिबली किसी प्रोसेस से कोई रिसोर्स फ्री नहीं करवा सकते, ठीक है। लेकिन इस टेक्निक में हम ये कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रोसेस से बलपूर्वक उन सारे रिसोर्सेज को अगर फ्री करवा लें तो हम सिस्टम में डेडलॉक को आने से रोक सकते हैं। परंतु यह भी पिछले पॉइंट्स की तरह सारे रिसोर्सेज के साथ संभव नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये टेक्निक भी पूरी तरह से काम नहीं करेगी। और जो सबसे अंत है डेडलॉक प्रिवेंशन का वो है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट ये कहता है कि अगर हम एक विशेष क्रम में ही संसाधनों को प्रोसेस को एलोकेट करें तो हम डेडलॉक को होने से रोक सकते हैं। जैसा कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया, तो देखिए ये जो प्रोसेस P1 है, मान लीजिए उसे पहले एक फाइल रीड करनी है, उसके बाद उसे प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है प्रोसेस करने के लिए, और सबसे लास्ट में वो उसे प्रिंटिंग के लिए भेजना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ P1 जो है वो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर के रिसोर्स के लिए ही रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, जो कि अब हमारे केस में 1 है। इसका मतलब P1 डायरेक्टली प्रोसेसर की रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकता। अगर P1 को अपना टास्क कंप्लीट करना है तो सबसे पहले वो इस फाइल की रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उसके बाद ही वो प्रोसेसर की रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और सबसे एंड में वो प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा। इसी तरह से P2 भी यही क्रम फॉलो करेगा। तो अब देखिए, मान लीजिए सबसे पहले P1 ने फाइल की रिक्वेस्ट की और ये फाइल जो है वो P1 को मिल जाती है, ठीक है। अब P2 जो है वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है इस फाइल के लिए। अब फाइल ऑलरेडी किसके पास है? P1 के पास है। इसका मतलब P2 की जो रिक्वेस्ट है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब P2 डायरेक्टली प्रोसेसर की और प्रिंटर की रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकता। तो इस तरह से P2 कभी भी सिस्टम में डेडलॉक को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा, और यही P3 के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। तो इस तरह से अगर हम प्रोसेसेस को सारे रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में प्रोवाइड करें तो हम डेडलॉक को आने से रोक सकते हैं। तो ये 4 तरीके थे जिनसे हम चारों कंडीशंस को होने से रोकते हैं, और इसे हम पढ़ते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन के अंडर। अब हम बात करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस की। तो देखिए, हमने बात की डेडलॉक प्रिवेंशन जो है इसके एल्गोरिदम बहुत कम प्रभावशाली है, क्योंकि इनसे जो डिवाइस का यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाता है, लेकिन हम डेडलॉक को सिस्टम में अवॉइड कर सकते हैं। तो अब देखिए, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज करते हैं। अब देखिए, बैंकर्स एल्गोरिदम कैसे काम करता है, पहले हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये हमारा बैंकर्स एल्गोरिदम का एग्जांपल है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपके पास में एक बैंक है जिसके पास में मान लीजिए अभी 10 यूनिट मनी है, ठीक है। ये इसका कस्टमर ए है, ये कस्टमर बी है, और ये कस्टमर सी है। और यहाँ ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कस्टमर ए को 5 मनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर बी को 7 मनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है, और कस्टमर सी को लोन में 3 मनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है, और बैंक के पास में टोटल 10 मनी यूनिट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या सीन बनता है। अब देखिए, यहाँ पे कस्टमर ए ने भी अपनी रिक्वेस्ट सेंड की, कस्टमर बी ने भी अपनी रिक्वेस्ट सेंड की, और कस्टमर सी ने भी अपनी रिक्वेस्ट सेंड की, जिसमें से कस्टमर ए को 3 मनी यूनिट एलोकेट हो गए, कस्टमर बी को 4 मनी यूनिट एलोकेट हो गए, और कस्टमर सी को 1 मनी यूनिट एलोकेट हुआ। अब देखिए, इसे हम यहाँ इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए समझेंगे कि ये तीनों जो कस्टमर हैं वो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं, और अगर इन्हें इनका रिक्वायर्ड अमाउंट मिल जाए, जिसे कि हम यहाँ मैक्सिमम एलोकेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कभी ना कभी बैंक का जो पैसा है वो बैंक को वापस रिटर्न कर देंगे, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, जो कि यहाँ इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि कस्टमर विल पे बैक देयर लोन वंस कस्टमर रिसीव्स मैक्सिमम रिक्वायर्ड अमाउंट। ओके, तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ ए के पास में 3 मनी यूनिट है, बी के पास में 4 मनी यूनिट है, और सी के पास में 1 मनी यूनिट है। तो इनमें से किसी की भी कंप्लीट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, सबकी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट बाकी है,
तो इसका मतलब ये तीनों ही कस्टमर्स अभी बैंक को कुछ भी रिटर्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है। ये सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद ही बैंक को उसका पैसा लौटा सकते हैं। अब इस कंडीशन को देखिए। अब यहां पे अगर हम ये कहें कि कस्टमर बी एक सिंगल यूनिट की रिक्वेस्ट करता है और उसे वो सिंगल यूनिट एलोकेट भी हो जाती है, तो क्या हमारा बैंक अभी भी सेफ स्टेट में है? देखिए, सेफ स्टेट का मतलब यहां पर ये है कि क्या बैंक को उसका दिया गया पैसा वापस मिल सकता है अभी भी? तो देखिए, अब हम बात करते हैं उस केस की जहां कस्टमर बी जो है वो एक मनी यूनिट की रिक्वायरमेंट रेज करता है और उसे वो मनी एलोकेशन हो भी जाता है। इसका मतलब बैंक के पास अब जो नेट मनी यूनिट्स बचे हैं वो एक सिंगल मनी यूनिट बचे हैं। और अब आप देखिए कि ए को कितने मनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है? ए को 2 मनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से अगर आप बी को देखें तो बी को कितने मनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है? बी को भी 2 मनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है। और अब अगर हम सी की बात करें तो सी को कितने मनी यूनिट की रिक्वायरमेंट? तो देखिए, सी को भी 2 मनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि बैंक के पास अब जो अवेलेबल मनी यूनिट्स हैं वो इन तीनों में से किसी भी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ये तीनों ही कस्टमर्स, कस्टमर ए, बी और सी, अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। और अगर इन्हें इनका मैक्सिमम एलोकेशन, इसका मतलब जो इनकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, तो ये पैसा कैसे रिटर्न करेंगे बैंक को? इसका मतलब अगर ये पर्टिकुलर केस होता है जहाँ पे कस्टमर बी को $1 एलोकेट कर दिया जाता है, या हम यूँ कहें एक मनी यूनिट एलोकेट कर दिया जाता है, तो बैंक अब सेफ स्टेट में नहीं रहेगा। और यही बात हम कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब इस एलोकेशन से हमारा जो बैंक है वो सेफ स्टेट में नहीं रहेगा, वो अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। तो अनसेफ स्टेट का मतलब क्या होता है? यहाँ अनसेफ स्टेट का मतलब ये है कि अगर हम एलोकेशन को इस तरह से कर दें कि बचे हुए रिसोर्सेज से किसी भी प्रोसेस की रिक्वेस्ट या नीड सेटिस्फाई ना की जा सके, तो हम सिस्टम को डेडलॉक की कंडीशन में ले जा सकते हैं और इसी स्टेट को हम अनसेफ स्टेट कहते हैं। जैसा कि इस केस में हम देख रहे हैं कि अगर कस्टमर बी को एक मनी यूनिट एलोकेट हो जाए तो अब बैंक तीनों में से किसी भी कस्टमर की कंप्लीट नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और अगर कंप्लीट नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तो कोई भी कस्टमर बैंक को जो मनी यूनिट्स हैं वो वापस नहीं लौटा पाएगा। तो क्योंकि ये प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए हमारा सिस्टम जो है वो डेडलॉक की कंडीशन में जा सकता है। ओके, देखिए यहाँ पे आपके पास में कुछ प्रोसेसेस है P0 से लेके P4 तक। ये इनका करंट एलोकेशन है। इसका मतलब अभी ये P0 जो है उसके पास ए टाइप का, इस ए को आप मान लीजिए प्रिंटर उदाहरण के लिए, तो उसके पास में ए टाइप का एक सिंगल रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक है, प्रोसेस P0 के पास बी टाइप का कोई रिसोर्स नहीं है, सी टाइप का उसके पास एक रिसोर्स है, डी टाइप का एक भी नहीं है और ई टाइप का भी एक भी रिसोर्स उसके पास अवेलेबल नहीं है। ये हम एक करंट स्नैपशॉट की बात कर रहे हैं। और यहां अगर हम मैक्सिमम एलोकेशन की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि P0 को अपना टास्क पूरा करने के लिए ए टाइप के 2 रिसोर्स चाहिए, बी टाइप का उसको कोई भी रिसोर्स नहीं चाहिए, सी टाइप के उसको 2 रिसोर्स चाहिए, डी टाइप के उसको 1 रिसोर्स चाहिए और ई टाइप का उसको 3 रिसोर्सेज चाहिए। अगर P0 को ये सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो P0 अपना काम पूरा करके इन सारे ही रिसोर्सेज को वापस सिस्टम को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और सिस्टम में अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है एक बार उनको देखें। हमारे पास ए टाइप का एक रिसोर्स अवेलेबल है, सी टाइप का एक रिसोर्स अवेलेबल है और ई टाइप का भी हमारे पास एक रिसोर्स अवेलेबल है। ये हमारे करंट सिस्टम का स्नैपशॉट है। अब हम बात करते हैं कि सिस्टम आगे कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमें सारे ही प्रोसेसेस की नीड निकालनी होगी। तो नीड कैसे निकाली जाएगी? देखिए, प्रोसेस P0 को ए टाइप के 2 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसके पास में अभी कितना रिसोर्स अवेलेबल है? ऑलरेडी उसके पास में कितना अवेलेबल है? एक
इसका मतलब उसे और कितने रिसोर्सेज की जरूरत है? 2 माइनस 1। इसका मतलब प्रोसेस P0 को A टाइप के 2 माइनस 1, इसका मतलब उसको एक रिसोर्स की और रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से B की अगर हम बात करें तो देखिए उसको B टाइप का कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब C टाइप की बात करें तो देखिए उसको C टाइप के 2 रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन उसके पास C टाइप का एक रिसोर्स अवेलेबल है। इसका मतलब P0 को अपना काम पूरा करने के लिए C टाइप के एक रिसोर्स की जरूरत और है। तो अगली स्लाइड में हम इसे समझते हैं। देखिए ये आ गया इसका नीडेड एलोकेशन, या आप यह कह लीजिए जो इनकी अब करंट रिक्वायरमेंट है। तो ये तो इनका करंट एलोकेशन है और ये नीडेड एलोकेशन, इसका मतलब ये इनकी अब करंट रिक्वायरमेंट है। और ये आपने कैसे निकाली? देखिए ये P0 के रिक्वायर्ड था तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करके उसको A टाइप का एक रिसोर्स चाहिए, ये 2 और ये 1, तो 2 माइनस 1 इसका मतलब अब उसे C टाइप का एक रिसोर्स चाहिए। D की अगर हम बात करें तो D का उसको 1 और यहाँ पे D टाइप का उसको एक भी रिसोर्स नहीं मिला है, इसका मतलब 1 माइनस 0 1, इसका मतलब उसे एक रिसोर्स और चाहिए। और E टाइप का भी कोई रिसोर्स नहीं मिला है तो 3 माइनस 0, इसका मतलब 3, इसका मतलब उसे अभी भी E टाइप के 3 रिसोर्सेज की जरूरत है। और ये हम सारे ही प्रोसेसेस के लिए बना लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारे सिस्टम में ऐसी वैल्यूज कौन सी हैं जो इस नीडेड एलोकेशन में है, जहां की जो वैल्यूज हैं वो पोजीशन बाय पोजीशन अवेलेबल से कम है। देखिए हमारे पास में A टाइप का एक रिसोर्स अवेलेबल है और C टाइप का एक रिसोर्स अवेलेबल है और E टाइप का एक रिसोर्स अवेलेबल है। तो अगर हम इस पूरे में देखें, अगर हम P0 की रिक्वायरमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे उसे E टाइप का एक 3 रिसोर्स चाहिए, हमारे पास एक ही है, इसका मतलब हम इसकी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर सकते। P1 की बात करें तो उसे भी E टाइप के 2 रिसोर्स चाहिए, हमारे पास एक ही अवेलेबल है, हम इसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हम P2 की बात करें तो उसको A टाइप के 2 रिसोर्सेज की जरूरत है, जबकि हमारे पास A टाइप का एक ही रिसोर्स अवेलेबल है, इसका मतलब हम इसकी रिक्वेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम P3 को देखें तो देखिए P3 को C टाइप का एक रिसोर्स चाहिए और E टाइप का भी एक रिसोर्स चाहिए, और हमारे पास प्रेजेंटली C टाइप का और E टाइप का एक एक रिसोर्स अवेलेबल है। इसका मतलब हम सबसे पहले इस सिस्टम में P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा एग्जीक्यूशन का, जिसे हम सेफ सीक्वेंस कहते हैं, उसमें सबसे पहले P3 एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए P3 जब अपना टास्क कंप्लीट कर देगा, ठीक है, देखिए P3 जब अपना काम पूरा कर लेगा तो वो सिस्टम को वापस कितने रिसोर्सेज देगा? देखिए जो P3 के पास में रिसोर्सेज थे, वो जो उसका मैक्सिमम एलोकेशन था वही उसके रिसोर्सेज थे, ठीक है। तो देखिए P3 जो सिस्टम को वापस देगा, उसके लिए हम जो उसका करंट एलोकेशन है उस वैल्यू को हम यहां इस वैल्यू के अंदर जोड़ देंगे। इसका मतलब जो उसके पास में पहले से रिसोर्सेज थे उन सारी वैल्यूज को हम अवेलेबल रिसोर्सेज में जोड़ देंगे, जिससे कि हमें अब नए अवेलेबल रिसोर्सेज की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि ये होगी। देखिए यहां 0 है तो इस 0 को हमने इस 1 से ऐड किया, 0 और 1 मिलके 1 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास B टाइप का एक रिसोर्स था P के पास में, P3 के पास में ऑलरेडी, तो इस 1 को हमने ऐड किया इस 0 के साथ, तो हमें B टाइप का एक रिसोर्स मिल गया। C टाइप का ऑलरेडी इसके पास एक रिसोर्स था, इस 1 को हमने C टाइप के इस 1 से ऐड किया तो हमें 2 मिल गया। इसके बाद में ये जो D टाइप का रिसोर्स है 1, इसको हमने यहाँ 0 के साथ ऐड किया तो हमें D टाइप का एक रिसोर्स मिल गया। और E टाइप का हमारे पास एक रिसोर्स ऑलरेडी अवेलेबल था जो P3 के पास था, इसे हमने E में ऐड किया, उससे हमें ये अवेलेबल रिसोर्सेज E भी जो है वो 2 हो गए। तो अब ये हमारे करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। तो इसका मतलब अब हम इस नीडेड एलोकेशन वाली मैट्रिक्स में से ये देखेंगे कि कहां पे पोजीशन बाय पोजीशन, ये आप याद रखें, पोजीशन बाय पोजीशन वैल्यूज या तो अवेलेबल से बराबर हो या अवेलेबल से छोटी हो। अब हम उस प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखिए E टाइप की अगर हम बात करें तो P0 को E टाइप के 3 रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन हमारे पास अभी E टाइप के तो 2 ही रिसोर्स अवेलेबल है। इसका मतलब हम
P0 को नहीं ले सकते। अब हम P1 की बात करें, देखिए उसको A टाइप का 0 रिसोर्स चाहिए, हमारे पास A टाइप का 1 है, उसको B टाइप का 1 चाहिए, हमारे पास 1 है, C टाइप का 1 चाहिए, हमारे पास 2 है, D टाइप का 1 चाहिए, हमारे पास 1 है, और E टाइप के उसको 2 रिसोर्सेज की जरूरत है और हमारे पास 2 है। इसका मतलब पोजीशन बाय पोजीशन P1 की जो नीड मैट्रिक्स है वो अवेलेबल मैट्रिक्स से छोटी है या बराबर है। तो इसका मतलब हम जो अगला प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए सेलेक्ट करेंगे वो होगा P1। अब P1 जब अपना काम पूरा करेगा तो इसके पास ऑलरेडी जो रिसोर्सेज थे ये क्या करेगा, उन्हें सिस्टम को वापस लौटाएगा। तो ये वैल्यूज जो है वो पोजीशन बाय पोजीशन जाके अवेलेबल में ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब देखिए ये जो 1 है, ये 1 जो P1 के पास A टाइप का रिसोर्स था वो जाके A टाइप के रिसोर्स में ऐड होगा। तो दिस 1 प्लस दिस 1 विल बी 2। इसी तरह से ये 1 और ये वाला 1 आपस में ऐड होंगे और ये 2 रिसोर्स हो जाएंगे। ये 0 और ये 2 आपस में ऐड होंगे तो 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। ये 1 और ये 1 मिलके 2 हो जाएंगे और ये 0 और ये 2 मिलके 2 हो जाएंगे। इसका मतलब अब आपके पास में नए जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो ये वाले हैं। तो अब आप P3 और P1 का टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप फिर से इस नीड मैट्रिक्स में देखेंगे कि जो बचे हुए प्रोसेस है उनमें कहां पे पोजीशन बाय पोजीशन वैल्यूज जो है वो इस नए अवेलेबल से कम है या बराबर है। तो देखिए यहाँ तो 3 है तो ये तो हम नहीं ले सकते, ये वाले 3 की वजह से हम इसको नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। इसमें यहाँ पे 3 है इस वजह से हम नहीं एग्जीक्यूट कर सकते क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ही 2 है। लेकिन हम यहाँ देखें अगर ये जो P4 है तो इसकी जो नीड है वो हमारे अवेलेबल से कम है। इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा वो P4 होगा और वो भी अपने पहले से एलोकेटेड रिसोर्सेज को वापस सिस्टम को रिटर्न कर देगा। तो देखिए जब ये रिटर्न करेगा तो इसके पास C टाइप का एक रिसोर्स अवेलेबल था जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, और ये जाके आपके इस 2 के अंदर ऐड होगा जिससे C टाइप के अब आपके सिस्टम में 3 रिसोर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से जब हम सेफ सीक्वेंस निकालेंगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस आएगा जिसमें कि आप सबसे पहले P3 एग्जीक्यूट करेंगे, P1 एग्जीक्यूट करेंगे, P4, P2 और सबसे लास्ट में आप P0 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सिस्टम हमेशा सेफ स्टेट में रहेगा अगर हम ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जो हमने निकाला है उसको फॉलो करें। तो ये होता है बैंकर्स एल्गोरिदम। बैंकर्स एल्गोरिदम ये कहता है कि आप सिर्फ उन्हीं प्रोसेसेस को रिसोर्स एलोकेट करिए जो एलोकेशन के बाद अपना काम पूरा करके आपको रिसोर्सेज वापस रिटर्न कर दें ताकि आप दूसरे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन के लिए उन रिसोर्सेज का एलोकेशन कर पाए। तो इस तरह से हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं सिस्टम में आने से। थैंक यू।